आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता अधिशेष। इसके बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो उपभोक्ता अधिशेष एक्चुअली ये सबसे पहले जो अवधारणा है वो एक इकोनॉमिक्स थे, अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने दी थी सबसे पहले कि उपभोक्ता सरप्लस एक्चुअल में होता क्या है। जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है तो वह हमेशा उस उपयोगिता की गणना करता है जिसे वह वस्तु के उपयोग से प्राप्त करना चाहता है। कोई भी वस्तु है जिसको कस्टमर खरीदना चाह रहा है, ठीक है? लेकिन वो वही चीज़ परचेज़ करेगा या वही चीज़ खरीदेगा जिसके लिए वह उपयोगिता है या उपयोगी है। हर विवेकशील उपभोक्ता उस वस्तु की उपयोगिता की तुलना करता है जो वह किसी वस्तु को खरीदने जा रहा है। यदि उस वस्तु की उपयोगिता मूल्य की तुलना में अधिक है, तो वह उसे पसंद करता है, तब खरीदता है। मगर वह इसके विपरीत है तो वह उस वस्तु को नहीं खरीदता है। इस प्रकार वह उपभोक्ता का अधिशेष ही उपभोक्ता का अधिशेष कहलाता है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला मैंने दिया है, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल प्राइस दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, प्राइस ही एक्चुअल पे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कस्टमर, मान लीजिए कि आप लोग मार्केट में जा रहे हैं, आप लोगों को कोई शूज परचेज करना है, कोई एडिडास का या नाइकी का कोई भी शूज परचेज करना है, तो आपके दिमाग में वो चीज बैठी हुई है कि यार मुझे कम से कम भी 2,000 रुपये तो खर्च करनी है शूज पे, और मुझे 2,000 में एक नाइकी का या एडिडास का जो शूज है वो परचेज करना है। तो एक्चुअल में आप जब शॉप पे जाते हो, जाने के बाद में वही चीज, एडिडास का शूज या नाइकी का शूज आपको 1,800 रुपये मिल जाता है। आप 2,000 तक का वो खरीदने को तैयार हो, लेकिन आपको 1,500 या 1,800 रुपये में वो मिल जाता है। ठीक है, तो वो जो आपके माइनस होते हैं उसमें से जो पैसे आपके बच रहे हैं, उसी को बोलेंगे उपभोक्ता अधिशेष। ठीक है, वह मूल्य जो उपभोक्ता भुगतान करने को तैयार है माइनस वह मूल्य जो वास्तव में वह भुगतान करता है उस वस्तु के लिए, उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता अधिशेष। ठीक है, बहुत सी बार ये होता है कि आप जो कोई भी चीज मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो आप सोच रहे हैं कि नहीं यार एक ड्रेस लेके आते हैं, बड़ी ऐसी जीन्स लेके आते हैं या कुछ भी लेके आते हैं, तो आप एक दिमाग में लेके चलते हो कि यार मुझे इतने तक की तो लेनी है। ठीक है, या कोई नया मोबाइल परचेज कर रहे हो, यार बढ़िया सा मोबाइल मिल जाए 15,000 का या 20,000 का, उसमें ये फीचर हो, अच्छे जीबी वाला हो, अच्छा कैमरा हो, उसके अंदर अच्छी बैटरी चलती हो। ठीक है, तो वो जब आप परचेज 20,000 का करने जा रहे हो, लेकिन आपको वो एक्चुअल में जो मोबाइल है वो 15,000 में मिल जाता है। आपके जो फीचर आपने सोच के रखे थे दिमाग में, वो सारे फीचर हैं उसके अंदर। तो वो जो आपके 5,000 रुपये बचे, वो होता है कंज्यूमर सरप्लस। सीधी सी बात है, एक्चुअल में जो इंसान दिमाग में सोच के चलता है कि मेरे को ये चीज परचेज करनी है, उससे उसको कम रेट में वही जो चीज उसको जो परचेज करना चाह रहा है वो मिल जाए, तो वो होता है उपभोक्ता अधिशेष। उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक उपभोक्ता शर्ट खरीदना चाहता है, तो उसके लिए 250 रुपये तक का भुगतान करने को तैयार है कि मैं 250 तक की बढ़िया एक शर्ट मिल जाए। लेकिन उसकी वास्तविक कीमत आपको शॉप पे जाके पता चलता है कि वो 200 रुपये की ही है जो आपको वो मिल रही है। तो इस तरह से उसको अतिरिक्त एक 50 रुपीज का लाभ मिल जाता है। इसे ही कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। उन वस्तुओं के अनुभव को दर्शाता है जो अत्यधिक उपयोगी हैं लेकिन अपेक्षाकृत सस्ते भी होते हैं। उदाहरण के लिए समाचार पत्र, नमक, माचिस, डाक टिकट, इन वस्तुओं के लिए हम उससे अधिक भुगतान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। कई बार नहीं होता कि कोई अर्जेंट न्यूज़पेपर आ जाए, ठीक है? तो हम उसके लिए अधिक पे करने के भी तैयार रहते हैं कि यार मेरे को वो न्यूज़ पढ़नी है, तो मुझे ये न्यूज़पेपर तो किसी भी कंडीशन में चाहिए। ठीक है, आप कहीं खाना लेके जा रहे हो, उसमें नमक नमक नहीं डला हुआ, ठीक है? तो अचानक से आपको याद है कि यार नमक तो इसमें डाला ही नहीं, तो आप वो नमक परचेज़ कर लेते हो, चाहे ₹5 का आ रहा है तो आपको ₹10 उसको पे करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो इस तरह से ही वो जो उपभोक्ता जिससे वो माइनस में आएगा, ठीक है? अब अपन बात करते हैं कि डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग क्या होती है। पूरा जो मार्केट है, जहां पे भी आप वस्तु खरीदते हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स या और कोई भी चीज हो, वो सारी चीजें डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही चलती है। मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड अधिक होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। इसके विपरीत सप्लाई की बात करते हैं, अगर मार्केट में किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उसकी जो है कीमत कम हो जाएगी, अगर सप्लाई कम है तो उसकी कीमत हमेशा बढ़ जाएगी।
अभी जैसे अपन मान के चले कि मटर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो सस्ते मिल जाते हैं, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो के हिसाब से आपको मटर मिल जाएंगे। लेकिन अभी आप ऑफ सीजन की बात करेंगे, जहाँ पे मटर धीरे धीरे अभी सीजन का खत्म होते जा रहा है, तो उसके बाद अगर आप परचेज करेंगे, या स्टार्टिंग में जब मटर आना शुरू ही हुए थे मार्केट के अंदर, तब वह आप परचेज करना चाह रहे हो, तो आपको वो महंगे मिले होंगे, 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, या 60-70 रुपए किलो मिले होंगे। लेकिन अभी सस्ते हैं, क्योंकि मार्केट में सप्लाई उसकी ज्यादा है। तो पूरा जो मार्केट है वो डिमांड और सप्लाई दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है। मांग को एक वस्तु या सेवा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि उपभोक्ता द्वारा किसी निश्चित समय में दिए गए किसी निश्चित मूल्य पर खरीदने में सक्षम है। ठीक है। डिमांड के अंदर कौन कौन सी उसने चीजें बताई है? पहला तो एक निश्चित समय बताया है, किसी मार्केट में आप चीज परचेज करने जाते हो तो एक निश्चित समय होता है। ठीक है। किसी निश्चित मूल्य पर उसका प्राइस भी होता है किसी भी वस्तु का, चाहे सब्जी खरीद रहे हो, चाहे फ्रूट्स खरीद रहे हो, वो उसको सक्षम है खरीदने में, तो वो आपकी डिमांड है। ठीक है। डिमांड वो नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हो, मार्केट में जाके दुकान वाले को यार एक हेलीकॉप्टर देना पड़े, तो आप उसके लिए सक्षम नहीं है। या प्लेन खरीदना चाहते हो, ट्रेन खरीदना चाहते हो, तो वो आपकी डिमांड में नहीं आएगा, वो आपकी मांग नहीं हो सकती, वो एक इच्छा हो सकती है, लेकिन वो डिमांड नहीं होगी। दोनों चीजें अलग अलग है, डिमांड और इच्छा। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। डिमांड वो होगी जिसको आपको पूरी करने के लिए आपके पास जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मांग और इच्छा या आवश्यकता के बीच भेद करना आवश्यक है। अर्थशास्त्र में मांग प्रभावी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब किसी उपभोक्ता की एक उत्पाद खरीदने की इच्छा उसकी योग्यता और उसके लिए भुगतान करने की इच्छा से समर्थित होती है, तो केवल यह वास्तव में बाजार को प्रभावित करती है। यदि गरीबी रेखा से नीचे कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है, तो वो उसकी केवल एक इच्छा है, उसकी डिमांड नहीं है, उसकी मांग नहीं है, क्योंकि वह कार के लिए भुगतान नहीं कर सकता है। अगर एक अमीर आदमी एक कार खरीदना चाहता है, तो वह मांग है, क्योंकि वह कार के लिए भुगतान करने में सक्षम है। इस प्रकार इच्छा और भुगतान करने की क्षमता के द्वारा समर्थित इच्छा को ही मांग कहा जाता है। मतलब कि आपकी इच्छा है, भुगतान करने की क्षमता भी है आपके अंदर, तो वो आपकी मांग कहलाएगी, ना कि इच्छा कहलाएगी। इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, मांग वही होगी जो आप पूरी कर सकते हो, आपके पास भुगतान करने के लिए आप सक्षम हो, उसी को अपन मांग कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ टाइप्स ऑफ अपन डिमांड की बात करते हैं कि मांग कितने प्रकार की होती है। तो पहली जो है वो है प्राइस डिमांड। ठीक है। प्राइस डिमांड एक वस्तु या सेवा की विभिन्न मात्राओं से संबंधित है, जो एक उपभोक्ता द्वारा किसी निश्चित समय पर विभिन्न काल्पनिक मूल्यों पर बाजार में खरीद लेगा। हम ये मान लेते हैं कि अन्य चीजें जैसे कि उपभोक्ता की आय, उसका स्वाद और संबंधित वस्तु का मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस डिमांड, प्राइस मतलब किसी भी वस्तु की कोई भी प्राइस हो। जैसे सब्जी अपन को खरीदनी है मार्केट में जाके, तो उसकी 10 रुपए है, तो भी अपन को खरीदनी है। ठीक है। उसके बाद में उसकी प्राइस बढ़ गई, तो भी अपने को खरीदनी है। तो वो होगी उसकी प्राइस, मतलब प्राइस के ऊपर नीचे होने पे उसकी मांग में कितना परिवर्तन आता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसमें कीमतें बढ़ने या घटने पे उसकी मांग में कोई फर्क नहीं आता है, या बहुत मामूली फर्क आता है। जैसे कि अपन बात करते हैं नमक की। अभी अपन सब्जी में 1 चम्मच या दो दो चम्मच जो है नमक डालते होंगे, तो एक मार्केट में जाएंगे तो 1 केजी जो सॉल्ट आता है उसका प्राइस 20 रुपीज के लगभग होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि उसकी प्राइस बढ़ गई, 20 से उसको 40 रुपीज कर दिया गया, तो क्या आपकी मांग परिवर्तन होगी? नहीं होगी, आपकी मांग वही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कीमत बढ़ने पे आप नमक खाना ही बंद कर दोगे, या आधा आधा नमक ही डालना शुरू कर दोगे कि आधी चम्मच ही डालते हैं, आज तो यार महंगा हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ने पे उसकी मांग बढ़ जाती हो। जैसे नमक की बात करें तो अपन कई बार उसकी जो प्राइस है नमक की, वो 20 रुपए की बजाय 5 रुपए किलो होगी। तो मुझे नहीं लगता होगी कोई सा भी कस्टमर उसको ज्यादा यूज करना शुरू कर देगा। क्या आपको लगता है कि अगर 5 रुपए का हो गया, सस्ता हो गया, तो आप 2 चम्मच या 4 चम्मच डालना शुरू कर दोगे? नहीं। तो प्राइस डिमांड का ये मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु की प्राइस में या कीमत में
परिवर्तन होने पर उसकी कितनी मांग होती है बाजार के अंदर। ठीक है, ये घटती बढ़ती रहती है। जैसे चॉकलेट का एक मार्केट की बात करेंगे, चॉकलेट मिलती है दो, अभी 50 रुपए की चॉकलेट आती है, तो अपन एक परचेज कर लेंगे, दो परचेज कर लेंगे। अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी 100 रुपये होगी, तो अपन उसको कम परचेज करेंगे या परचेज करना बंद कर देंगे। ठीक है, या फिर सस्ती हो जाती है तो उसमें अपन तीन चार अपन परचेज कर लेते हैं कि यार सस्ती होगी, 50 रुपये वाली 20 रुपये होगी, चलो परचेज कर लेते हैं। तो किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ने पे उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं प्राइस डिमांड। अब मैं बात करता हूं इनकम डिमांड की। इनकम डिमांड यह एक वस्तु या सेवा की विभिन्न मात्राओं से संबंधित है जो उपभोक्ताओं द्वारा आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदी जाती है। हम यह मानते हैं कि वस्तु या सेवा की कीमत के साथ ही संबंधित वस्तु की कीमत और उपभोक्ताओं का स्वाद और इच्छाएं नहीं बदलती है। ठीक है, इनकम डिमांड मांग की गई मात्रा तथा आय के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब इनकम डिमांड ये होती है कि किसी भी व्यक्ति की इनकम में परिवर्तन होने पे उसकी डिमांड में कि कितना परिवर्तन आता है। छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ कि मान लीजिए आपकी इनकम तो नहीं होती, लेकिन आपकी पॉकेट मनी मान लो कि वो आपकी इनकम है। डेली आपको घर से 100 रुपये मिलते हैं। ठीक है, आप 100 रुपये जब आप कॉलेज जाते हो या मार्केट जाते हो कि चलो आज तो चाय पी लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, तो आपकी जो डिमांड है वो 100 रुपये तक की होगी। ठीक है, मार्केट में आप दो चाय पी लोगे, पांच चाय पी लोगे, ठीक है, दो कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, एक बर्गर खा लिया, तो आपकी डिमांड इतनी है क्योंकि आपकी इनकम ही इतनी है। लेकिन वही पॉकेट मनी अगर डबल कर दी जाए, आपको 100 रुपीज मिलते हैं, उसकी जगह आपको 500 रुपये मिलना शुरू हो जाए, तब क्या होगा? तब आपकी जो है डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, आप जो है बर्गर वर्गर नहीं खा के डोमिनोज में जाओगे, यार आज तो पिज्जा खाते हैं 250 रुपये वाला या 500 रुपये वाला, बढ़िया। तो इस तरीके से ये आपकी इनकम पे जो डिमांड है या मांग है वो परिवर्तित होती जाती है। ठीक है, मान लीजिए एक कोई कस्टमर है, उसके पास उसकी इनकम इतनी है कि मंथली 30,000 रुपये या 25,000 रुपये उसको सैलरी मिलती है, तो वो सोचता है कि मेरे लिए बाइक सही है। उसकी डिमांड क्या है? बाइक की है। लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है, 1 लाख रुपए होगी मान लो, तो क्या होगा? उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, नहीं यार बाइक तो नहीं, अब तो कार लेनी है बढ़िया वाली। तो इस तरीके से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो पहला जो मैंने बताया प्राइस डिमांड, वो होगा कि किसी भी वस्तु की प्राइस में उतार चढ़ाव होने पे उसकी डिमांड में कितना उतार चढ़ाव होता है, उसको बोलते हैं प्राइस डिमांड। और इनकम डिमांड कहते हैं कि किसी भी उपभोक्ता की या कंज्यूमर की इनकम में उतार चढ़ाव होने पे उसकी डिमांड में क्या परिवर्तन आता है, वो होगी इनकम डिमांड। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? प्राइस डिमांड और इनकम डिमांड। प्राइस डिमांड मतलब किसी वस्तु की कीमत में, ठीक है, कोई भी कमोडिटी का प्राइस जो मार्केट में है, उसकी प्राइस में उतार चढ़ाव होने पे कितनी उसकी डिमांड है। सब्जी आपने एप्पल, नॉर्मल सा बात है कि एप्पल परचेज करने जाते हैं मार्केट में, अगर एप्पल अपन को 50 रुपए किलो मिल रहा हो कहीं पे, अपन फटाफट उसको परचेज नहीं है, 2 किलो तोड़ दे, 5 किलो दे दे तुम मेरे को, ठीक है, तो उसकी प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, और अगर नॉर्मल उसके 200 रुपए किलो हो गया, तो अपन तो अगर जरूरत होगी, अर्जेंट होगी या ज्यादा ही शौक है खाने का, तो फिर अगर ले आएगा भी 1 किलो दे दे यार तुमको, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम होगी, मार्केट में वो कम बिकेगा। अगर सस्ता होगा तो मार्केट में ज्यादा बिकेगा, तो उसे कहते हैं प्राइस डिमांड। और इनकम डिमांड का मतलब लोगों के पास इनकम के जितने ज्यादा सोर्स होंगे, जितनी ज्यादा इनकम होगी या कम इनकम होगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो है डिमांड या मांग परिवर्तित होगी। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती जाती है उसकी मांग भी बढ़ती जाती है, और इनकम कम होती जाती है उसकी डिमांड भी कम होती जाती है। अब अपन बात करेंगे क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होता है? इसका अर्थ है कि वस्तु या सेवा की मात्रा से है जो कि उस वस्तु से नहीं बल्कि अन्य संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन से संदर्भ में है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ कि एक कोल्ड ड्रिंक है, दो कोल्ड ड्रिंक है मान लो, एक तो पेप्सी है, एक कोका कोला है। तो दोनों की प्राइस जो 1 लीटर वाली आती है उसकी एक एक 50-50 रुपए है। ठीक है, अब अगर पेप्सी की कीमत में परिवर्तन आता है तो कोका कोला की मांग में कितना परिवर्तन आएगा, उसको बोलेंगे अपन क्रॉस डिमांड। सीधी सी बात है कि मार्केट में आप जाते हो, आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा होती है,
आप कोल्ड ड्रिंक में ये किसी की खास चॉइस होती है कि नहीं मैं तो हमेशा पेप्सी ही पीता हूँ, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक ही पीने की नहीं, यार कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक मिल जाए बढ़िया है। तो दोनों में आप कंपेरिजन करोगे, अगर दोनों के 50-50 रुपए, तो आप दोनों में से कोई एक मांगोगे, यार मुझे तो पेप्सी दे दे या कोका कोला ये दे दे, दोनों में से कोई भी एक दे दे। लेकिन अगर उसकी प्राइस पेप्सी की कम होगी, 20 रुपए कर दी उसने, और कोका कोला की जो प्राइस है वो 50 रुपए ही है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या हो जाएगी, नहीं यार पेप्सी दे दे मुझे तो, सस्ती है ये। तो क्या हुआ, जो कोका कोला की प्राइस है, वो जो मांग है वो प्रभावित होगी, उसकी मांग घट जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर पेप्सी की कीमत 50 से 70 रुपए कर दें अपन, तो फिर कोका कोला की जो मांग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो 50 की मिल रही है और पेप्सी जो है 70 रुपए की मिल रही है। ठीक है। ऐसे ही अपन मान लीजिए कैंटीन में के बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, एक चाय के 10 रुपए हैं, एक कॉफी के भी 10 रुपए हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि चाय का जो प्राइस है उसने कम कर दिया कि नहीं 7 रुपए में दे रहा हूँ किलो, तो क्या होगा, चाय की तो डिमांड बढ़ जाएगी और कॉफी की डिमांड घट जाएगी, कॉफी की मांग जो है वो कम हो जाएगी। और इसी तरह अगर उसने चाय के प्राइस बढ़ा दिए कि नहीं ये तो 12 रुपए की दूंगा मैं, तो क्या होगा, जो कॉफी है उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो ये क्रॉस चीजें हैं, मतलब कि दो चीजें हैं, दोनों चीजें अगर सिमिलर, मतलब अपन कंपैरिजन ये नहीं कर रहे कि एक चाय का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक पेप्सी का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह अलग अलग है। उनके आपस में कीमतें बढ़ने पे, जैसे चाय और पेप्सी की बात करें, अगर चाय की कीमत बढ़ गई तो कोको कोला पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना पेप्सी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें अलग हैं। अगर चाय और अपन एप्पल की बात करें तो दोनों चीजें अलग हैं, तो इस पे कोई प्रभाव खास नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वस्तुएं हैं वो संबंधित होनी चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, दो दो सेम कंपनी की, दो सेम कंपनी के मोबाइल। ठीक है। ओप्पो या वीवो, दो मोबाइल हैं, मतलब सेम ही है। ठीक है। जैसे अपन शूज की बात करें कि एडिडास का शूज आ रहा है, एक नाइकी का शूज आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलर वस्तुएं होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अपन नाइकी का कंपैरिजन किससे नहीं कर सकते, कोका कोला से नहीं कर सकते, उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं आपस में। ठीक है। अपन कंपैरिजन उसी में करेंगे, या क्रॉस डिमांड उसी में अपन बता सकते हैं कि दोनों चीजें सिमिलर हो। ठीक है। तो इस तरह से अगर एडिडास या नाइकी का शूज है, दोनों की प्राइस 2,000 रुपये, तो अगर 500 रुपये भी कम कर दिए एडिडास ने, तो उसकी मांग जो है बढ़ जाएगी, उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे बोलेंगे क्रॉस डिमांड, कि किसी भी वस्तु, किसी भी दो संबंधित वस्तुओं में से किसी भी एक वस्तु की कीमत में उतार या चढ़ाव होने पे संबंधित दूसरी वस्तुओं की मांग में क्या परिवर्तन आता है, इसे बोलेंगे क्रॉस डिमांड। ठीक है। तीनों चीजें आ गई, पहली आई प्राइस डिमांड, दूसरी है इनकम डिमांड, और तीसरी है क्रॉस डिमांड। तो पहली जो है प्राइस डिमांड, किसी भी वस्तु के कीमत में उतार चढ़ाव होने पे उसकी मांग में क्या परिवर्तन आता है, उसे बोलेंगे प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड किसे बोलेंगे, किसी भी वस्तु, किसी भी उपभोक्ता के इनकम में उतार चढ़ाव होने पे उसकी मांग में क्या परिवर्तन आता है, वो हो गया इनकम डिमांड। और क्रॉस डिमांड किसे बोलेंगे, किसी भी दो संबंधित वस्तुओं में से किसी एक कमोडिटी या वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से संबंधित वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन आता है, उसे बोलेंगे क्रॉस डिमांड। और चौथा वो है इंडिविजुअल डिमांड, अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु या सेवा के लिए व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग को इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो सिगरेट पीता है, या फिर चाय पीता है, डेली उसकी आदत है कि दिन में उसको 10 चाय तो पीनी ही है, कैंटीन में जाके या कहीं पे भी वो या 10 सिगरेट पीता हो। अब उस वस्तु की अलग अलग कीमतों पर, मतलब कि कभी वो सस्ती होगी, 5 रुपए की होगी सिगरेट, या कभी 20 रुपए की होगी, तब उस वस्तु की, तब उस उपभोक्ता की मांग क्या होती है, उसे बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड।
मार्केट डिमांड क्या होगा? बाजार में किसी उत्पाद के लिए व्यक्तिगत मांग के योग को बाजार की मांग कहा जाता है। बाजार मान लेते हैं कि अपने कैंटीन है, अपने कॉलेज का जो कैंटीन है वो एक तरह से बाजार है, ठीक है। वहां पे आप जो 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो चाय पीते हैं, तो एक जो सिंगल पर्सन है वो दिन में 2 या 3 चाय पी लेता है, तो वो उसकी व्यक्तिगत मांग होगी। और 5 दोस्त मिलके जितनी चाय पीते हैं सारे, मान लीजिए कि 15 या 20 चाय पी ली उन्होंने वहां पे, तो वो होगी मार्केट डिमांड, कि उस मार्केट में उस वस्तु की ये डिमांड है, ठीक है। जैसे अपन इंडिविजुअल मार्केट से एप्पल खरीद के लाते हैं, तो कितना खरीद के लाते हैं? 1 किलो, 2 किलो, तो वो अपनी इंडिविजुअल डिमांड होगी कि मेरी जो डिमांड है या मांग है वो 2 किलो एप्पल की है पर डे की, या 2 दिन की, या 5 दिन की, ठीक है। उसी मंडी में से 100 लोगों ने और खरीद लिया एप्पल, तो कितना एप्पल गया? तो वो जो टोटल मांग है या टोटल जितने की बिक्री हुई एप्पल की, वो होगी मार्केट की डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक उपभोक्ता की मांग, और मार्केट डिमांड मतलब टोटल जो उपभोक्ता उनकी सबकी मांग जो है वो आएगी मार्केट डिमांड। अब अपन इस टेबल के माध्यम से अपन समझा सकते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड को किस तरह से शेड्यूल किया जा सकता है। डिमांड शेड्यूल एक सारणीबद्ध स्टेटमेंट है जिसमें विभिन्न कीमतों पर एक ही वस्तु की मांग की जाती है। यह कीमतों की एक सूची और अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा मांग की गई मात्रा को दर्शाती है। बाजार में किसी उत्पाद के लिए व्यक्तिगत मांग का योग जो है वही बाजार मांग कहलाता है। सीधा सा मैं इसमें एक सिंपल एक उदाहरण देके आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि एक चॉकलेट है, मार्केट में 5 रुपए की मिलती है, ठीक है। आती है कि कैडबरी डेयरी मिल्क की सबसे छोटी जो चॉकलेट है वो 5 रुपए की आती है, फिर 10 की आती है, फिर 20 की आती है, फिर 50 की, फिर 70 की, 100 की। इस तरीके से मार्केट में चॉकलेट आती है। तो अपन ये देख लेते हैं कि ये शुरू में ये जो 5 लिखा हुआ है, 5 रुपए पर यूनिट, ये चॉकलेट है, ठीक है। एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपए है। फिर अपन 3 कंज्यूमर लिखते हैं, आप में से कोई भी 3 नाम ले लीजिए, गीता, सीता या राम, ठीक है, या फिर ABC, कोई भी 3 कस्टमर है, ठीक है। जब उस चॉकलेट की डिमांड 5 रुपए थी, तब जो ए है या फिर सीता है वो, ठीक है, उसकी अपन डेली की मान लेते हैं या फिर महीने भर की मान लेते हैं कि महीने भर में वो 10 चॉकलेट परचेज करती थी। और जो बी है गीता, वो 15 चॉकलेट परचेज कर लेती है। और जो सी है राम, वो बोला कि नहीं मैं तो परचेज नहीं करूंगा, जब कभी सस्ती होगी तब परचेज करूंगा, तो उसकी डिमांड 0 है, वो परचेज बिल्कुल भी नहीं करती, वो चॉकलेट खरीदता ही नहीं है या खाता ही नहीं है, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, अगले महीने में वो जो चॉकलेट 5 रुपए की मिली थी वो सस्ती हुई, 1 रुपया उसका कम हो गया, वो 4 रुपए में मिलने लग गई। तब सीता ने क्या करा कि नहीं यार अब तो चॉकलेट सस्ती हो गई है, तो स्टॉक करके रख लेते हैं, महीने भर से आराम से, पहले 1-2 दिन में खाते थे अब डेली खाया करेंगे, या तो इस तरीके से उन्होंने 20 चॉकलेट जो है वो परचेज कर ली। बी ने भी क्या किया, उसने भी परचेज करना शुरू किया कि चलो यार सस्ती होगी, 25 खरीद लेते हैं। और सी ने भी वो परचेज करना शुरू कर दिया कि चलो यार अब तो सस्ती होगी, अब तो चलो चॉकलेट खाना अपन शुरू कर देते हैं, बढ़िया है, खाते हैं, 4 रुपए की होगी, 5 खरीद लेते हैं। फिर अगले महीने क्या हुआ कि जो 4 रुपए जो थी वो फिर और सस्ती होगी, 3 रुपए की होगी। तब सीता ने 30 परचेज करनी शुरू कर दी महीने की, गीता ने 35 परचेज करनी शुरू कर दी, और जो राम है उसने 10 परचेज करनी शुरू कर दी। फिर वो और भी सस्ती होगी, 2 रुपए की होगी, ठीक है। तब फिर ये जो सीता है उसने 40, गीता ने 45, और जो राम है उसने 15 परचेज करनी शुरू कर दी। जब बिल्कुल ही सस्ती होगी 5 रुपए वाली, 1 रुपए में मिलने लगी मार्केट में, तब सीता जो है 50 चॉकलेट खरीदने लगी, ठीक है। और जो गीता है वो 55, और तीसरी जो राम है वो 20 चॉकलेट करना परचेज शुरू कर दिया, ठीक है। ये तो नेगेटिव में अपन कम रेट हो रही है उसकी बात कर रहे थे। अपन अगर इसमें और आगे बढ़ाना चाहें तो इसकी रेट बढ़ा भी देते हैं, कई बार मान लीजिए कि ये 10 रुपए कर दिए अपने, ठीक है,
ये जो चॉकलेट है वो 10 रुपए की मिलना शुरू होगी। ठीक है, तब क्या होगा, ये डिमांड घट जाएगी। पहले वो 10 परचेज कर देते हैं, यार अब तो 10 रुपए मिलने लगी, पॉकेट मनी भी नहीं रहती, अब कहाँ से परचेज करेंगे, तो उसने 5 ही परचेज करनी शुरू कर दी, खाली 5 ही चॉकलेट परचेज कर दी थी। ठीक है, और जो गीता है उसने भी कम करना, पहले उसने 15 खरीदी थी 5 रुपए पे, अब वो ठीक है कितनी 10 ही खरीदने लग गई, तो उसकी जो डिमांड है वो 10 चॉकलेट की होगी। और इसी तरीके से अगर अपन राम की बात करें, तो वो 5 रुपए पे जीरो खरीदता था, तो बोला कि यार अब तो और भी महंगी हो जाए, 5 रुपए थी तभी मैंने नहीं खरीदी, तो अब 10 रुपए पे खरीदूंगा क्या, तो उसने बिल्कुल जीरो ही खरीदना शुरू कर दिया, बिल्कुल ही उसने चॉकलेट नहीं खरीदी। अब अपन अपन ये तो इंडिविजुअल डिमांड होगी एक एक की, भी 5 रुपए थी तब ए की डिमांड या सीता की डिमांड 10 थी, गीता की डिमांड 15 थी, और जो राम थी उसकी डिमांड जीरो थी। और अब मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो तीनों ने कितनी परचेज करी, ये 25। जब उस चॉकलेट की कीमत 5 रुपए थी, तब जो है मार्केट डिमांड 25 रुपए थी। जब उस चॉकलेट की कीमत 4 रुपए होगी, तब मार्केट डिमांड 50 रुपए होगी। जब उस चॉकलेट की कीमत 3 रुपए थी, तब मार्केट डिमांड 75 होगी। इसलिए कि तीनों को जोड़ के मैंने वही बताया था कि इंडिविजुअल डिमांड है वो यहाँ पे मेंशन कर दी मैंने। अब जो सब खरीद रहे हैं उससे जो टोटल परचेज हुई वो आ गई मार्केट डिमांड। ठीक है, तो इस तरीके से ये जब 1 रुपए की ही तब ये 125 यूनिट उसकी बिकी, मतलब कि ये टोटल मार्केट डिमांड होगी। ठीक है, और इस तरीके से 10 रुपए होगी तब 5 और 10 15, तब उसकी और भी कम होगी मार्केट डिमांड, खाली 15 पे आ गई उसकी। ठीक है, तो ये मार्केट जो है सबसे कम हो गया डिमांड यहाँ पे। अब इस मार्केट को अपन एक तरह से कैंटीन की तरह ले लेते हैं। ठीक है, कैंटीन में अपन 3 दोस्त जाते हैं, वो तीनों चॉकलेट खरीदते हैं। 5 रुपए थी तब इतनी इतनी खरीदते थे, 4 रुपए हो गए तब इतनी इतनी खरीदने लग गए। तो एक दिन में जो कैंटीन के अंदर 25 चॉकलेट बिकती थी। ठीक है, जब 5 रुपए की थी, फिर 1 रुपए की होगी तब 125 बिकनी शुरू होगी, और जब 10 रुपए की होगी तब 15 ही चॉकलेट बिकती थी कैंटीन के अंदर। तो कैंटीन एक तरह से मार्केट है, और जो इंडिविजुअल है वो अपन कस्टमर है जो वहां पे जाके परचेज करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड शेड्यूल को वर्टिकल एक्सिस पर मूल्य मापने और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मात्रा को मापने के लिए एक डिमांड कर्व में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि ये डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, अब अपन दोनों चीज की बात करते हैं। ये इंडिविजुअल की है, मान लीजिए कि ये सीता की डिमांड जो है, सीता उसकी डिमांड निकाल रहे हैं, उसका अपन कर्व बना रहे हैं सीता का। ठीक है, तो जब मार्केट में पहले तो अपन को वही चीज दो एक्सिस बनाने हैं, एक तो वाई एक्सिस, ठीक है, ये इधर का वाई एक्सिस कहलाता है और इधर का ये एक्स एक्सिस कहलाता है। ठीक है, जब भी ग्राफ बनाना शुरू करो तो वो हमेशा एल शेप में बनता है। तो सबसे पहले आपको ये एल शेप में यूं ये ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, आपको एल शेप में ही ग्राफ बनाना है। ठीक है, फिर आपको ये दोनों तरफ यूनिट लिखनी है। अब ये यूनिट कौन सी लिखेंगे अपन, जो उसकी कीमत थी जीरो चॉकलेट की, जीरो यहाँ पे 1 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए, यहाँ पे 3 रुपए, यहाँ पे 4 रुपए, यहाँ पे 5 रुपए, यहाँ पे 6 रुपए। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या करना है, डिमांड लिखनी है उसकी, 10 डिमांड, 20, 30, 40, 50 और 60, ये उसकी अपने डिमांड लिख ली सीता की। ठीक है, अब अपन जैसे पिछली वाली अगर अपन इसकी बात करें टेबल की, ठीक है, इसमें खाली अपन जो ए है मतलब कि सीता है उसकी निकालेंगे, तो 5 रुपए पे कितनी थी उसकी, 10। ठीक है, 5 रुपए पे उसकी डिमांड कितनी थी,
10। तो ये 5 रुपए यहाँ आ रहा है। ये जो लाइन है इसको भूल जाओ, ये जो लाइन खींच रखी है मैंने ये वाली, इसको आप भूल जाओ कि ये लाइन है ही नहीं। ठीक है, अपन को ये लाइन बाद में बनानी है। ठीक है, तो ये अपन ऐसे एक सीधी लाइन खींच देंगे और एक 10 वाली लाइन खींच देंगे, ये ऐसे वाली ये खींच देंगे। तो जहां पे ये क्रॉस हुआ आपस में, थोड़ा सा ये नीचे लगे, यहाँ पे क्रॉस हुआ तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, फिर जब 4 रुपए की हुई तब उसकी डिमांड कितनी होगी, तो अपन 4 पे सीधी लाइन खींच देंगे और एक 20 पे सीधी लाइन खींच देंगे, यूं बिल्कुल स्केल से। तो अपन को ये जहां पे दोनों लाइन क्रॉस होती है वो पॉइंट मिल जाता है, ये वाला पॉइंट अपन को मिल गया। फिर सीता ने जब उस चॉकलेट की 3 रुपए कीमत होगी, ये 3 रुपए कीमत होगी उसकी, तब वो कितनी परचेज करने लगी थी, 30। तो इसको यूं लाइन खींच दो, तो अपने को ये वाला पॉइंट जो है ये प्राप्त हो गया। ठीक है, फिर जब उसकी 2 रुपए की हुई कीमत, तब जो सीता है वो कितनी परचेज कर रही थी, वो 40 यूनिट परचेज कर रही थी ये। तब यहाँ पे एक पॉइंट अपने यहाँ लगा दिया डॉट। ठीक है, जब 1 रुपए की हुई तब वो 50 परचेज करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉट लग गया। तो अपने को इस तरीके से 1 2 3 4 और 5, 5 डॉट मिल गए। इन पांचों डॉटों को अपन मिला देते हैं आपस में स्केल से यूं। ये जो लाइन आई है इस लाइन को बोलते हैं अपन डिमांड कर्व या डिमांड लाइन। ये मैंने यहाँ पे सीता की बनाई है, तो आप पिछला जो अपने टेबल में उसमें गीता की भी बना सकते हैं और राम की भी आप बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आ सकता है, आपको वो टेबल जो है वो दे दूंगा मैं कि इतनी कीमत पर इतनी उसकी डिमांड थी, तो आपको उसको डिमांड लाइन बनानी है उसकी। तो आपको इस तरीके से ये जो है ये पूरा ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट ग्राफ बना के यहाँ पे ये यूनिट लिखनी है। ठीक है, इधर उसकी कीमत लिखनी है इस साइड में। ठीक है, फिर आपस में जहां जहां जितने रुपए उसकी डिमांड है उसको आपस में मिला देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये उसकी पर्टिकुलर डिमांड हो गई। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से सभी के ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मांग क्या होती है, मांग शेड्यूल क्या होता है और मांग कर्व क्या होता है। ठीक है, इसमें अपन ने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। कौन सा, एक तो टाइप्स ऑफ डिमांड, फिर डिमांड शेड्यूल और तीसरा डिमांड कर्व है। ठीक है, डिमांड के कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। पहली कौन सी, प्राइस डिमांड, हिंदी में उसको कीमत मांग बोल सकते हैं या मूल्य मांग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी प्राइस डिमांड का नाम आए तो प्राइस का नाम आते ही आपको वस्तु या कमोडिटी दिमाग में आना, क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, कि किसी भी वस्तु के कीमत में या प्राइस में उतार चढ़ाव होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है, वो आ जाएगी प्राइस डिमांड। फिर इनकम की बात आती है, तो इनकम किसी वस्तु की तो हो नहीं सकती, वो तो अपने कंज्यूमर की होगी, उपभोक्तापन है अपनी होगी। तो अपनी जो इनकम है उसके उतार चढ़ाव में होने से अपनी जो है मांग में क्या परिवर्तन आता है उसको बोलेंगे अपन इनकम डिमांड। इसी तरीके से अपन बात करें कि क्रॉस डिमांड की, तो क्रॉस डिमांड में 2 वस्तुओं को लेना है। क्रॉस मतलब कि 2 वस्तुओं में कंपैरिजन करना है, सिमिलर वस्तु होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। तो किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पे दूसरी जो संबंधित वस्तु है या कमोडिटी है उसकी मांग में कितना परिवर्तन आता है या कितना उतार चढ़ाव आता है, हम उसको बोलेंगे कि ये क्रॉस डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कि आपकी व्यक्तिगत मांग क्या है। कॉलेज कैंटीन में जाते हो, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, वो आपकी इंडिविजुअल डिमांड है कि मुझे दिन भर में 5 चाय पीता हूं मैं, तो मेरी भी इंडिविजुअल डिमांड है चाय की 5। 10 बच्चे जाके उस कैंटीन में चाय पीते हैं तो वो आ जाएगी मार्केट डिमांड। अपन ने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैंटीन को मार्केट मान के चल रहे हैं, तो मार्केट तो पूरे अपने कोटा का भी हो सकता है, लोकल मार्केट भी हो सकता है, पूरे इंडिया का मार्केट भी हो सकता है। तो इंडिया के मार्केट की बात करें कि टाटा की कोई गाड़ी है बढ़िया, टाटा सफारी अभी नई लॉन्च होने वाली है। ठीक है, उसको मैं अकेला खरीदता हूँ तो मेरी अकेले की डिमांड है 1 कार की,
और ऑल ओवर वो इंडिया में कितनी कारें खरीदी गई, तो वो उस कार की मार्केट डिमांड है। टोटल कितनी खरीदी गई वो टोटल मार्केट डिमांड है। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब 2 या 3 कस्टमर, 4 कस्टमर भी ले सकते हैं, उसमें 5 भी ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हो। उसमें अलग अलग कीमतों पर अलग अलग कितनी उसकी मांग थी या डिमांड थी। ठीक है। और डिमांड कर्व है इस तरीके से, जो अभी मैंने समझाया इस तरीके से डिमांड कर्व है हर एक कमोडिटी का या उपभोक्ता का आप डिमांड कर्व निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये अपना जो आज का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ।